मेरा नाम है सहज अजीज और मेरा नाम है पुनीत कुसुम। और आप सुन रहे हैं पोशंपा की बिल्कुल नई कड़ी अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ में हम बात करेंगे साहित्य की, कहानियों की, कविताओं की, फिल्मों की, बल्कि लगभग सारी कला जो भी हमारे छोटे से दायरे में आती है उसकी, और उसने हमें क्या महसूस करवाया, उसके प्रति हमारा क्या नजरिया रहा और उसकी समाज और समय में क्या जगह है, इन सारी बातों की। और आज है हमारे पास मानव कौल की बिल्कुल नई किताब, नया उपन्यास अंतिमा, जिसे पुनीत भैया और मैंने दोनों ने ही पढ़ा, और अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो अगर मैं भैया आपसे पूछूं, बिल्कुल सरसरी सा इसका एक तारुफ आपको देना हो किताब का, तो आप क्या कहेंगे? सहज, अगर सरसरी तौर पर मुझे एक तारुफ देना होगा तो मुझे लगता है कि मुझे ये उपन्यास कहानी के तौर पर एक उपन्यास कम लगा। और एक लेखक जब वो कहानी या उपन्यास लिखता है तो उस जो उसका कालखंड है जिसमें उसने वो लिखने में समय बिताया, वो उस लेखक की आत्मकथा मुझे ज्यादा लगी। और उसमें कहीं हम्म। ना कहीं मानव कौल ने एक जगह कहा भी है कि मैं कहानी लिखते समय उस कहानी की प्रक्रिया भी साथ लिखता चलता हूँ। हाँ हाँ। प्रोसेस को पूरी तरह से डिपिक्ट किया है। और बहुत ही सुंदर एक उपन्यास मेरे हिसाब से 2021 में मैंने पढ़ा। मेरे भी बहुत ही ऐसे सिमिलर विचार हैं, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में यही लिख रखा है कि मतलब ये उपन्यास महज एक लंबी कहानी हो सकती थी, जो कहानी इसके बीच में घट रही है या वो लिख रहा है, लेकिन ये उस कहानी को लिखने की प्रक्रिया को भी बयान करता है, तो ये एक परत उस पर चढ़ जाती है। फिर जो इसे लिख रहा है वो उस तसलसल में क्या कुछ अपने आसपास कर रहा है, कैसे उन पात्रों से मिल रहा है, और फिर उसका एक माजी है, एक पास्ट है, जिसके साथ उसका जो भी संवाद है और संबंध है, और उसे लिखने की जो उसकी गति है, और फिर उसमें जो गतिरोधक है, वो सारा कुछ उसमें जुड़ जाता है। तो मुझे भी बड़ा ही मजा आया वैसे तो ये पढ़ने में। मैं बड़ा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, तो मुझे ये भी लग रहा था कि पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, और क्योंकि हमने फैसला कर रखा था कि इस पर बात भी नहीं करनी है, तो मैं बड़ा ही पैरानॉइड था इसको लेके, और इन जनरल भी सोच रहा था कि सबको ये न जाने कैसा लगेगा, क्योंकि हम दोनों कहीं ना कहीं उस लिखने की प्रक्रिया से रिलेट भी करते हैं। पर आपको क्या लगता है कि ये सबके लिए कैसा फेज आउट होगा, अगर एक बिल्कुल आम जन जिसने हिंदी की किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, अगर वो पहली किताब ही ये उठाता है? हाँ, वाकई सहज, मुझे ऐसा लगा जब मैं भी ये उपन्यास पढ़ रहा था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इस पर किताब पढ़ते समय उस पढ़ाई के दौरान हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो और वो इस उससे क्या हो रहा था, मेरी उत्सुकता ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि इसमें इस उपन्यास से इतना मैं रिलेट कर रहा था। अपने लिखने में जो मुझे चुनौतियां दिखती हैं सामने, जो जो अवरोध सामने आते हैं, उन सब पर मानव कौल एक राइटर के तौर पर बात करते चलते हैं। और मैंने एक जगह नोट भी किया था कि मैंने इस पूरी कहानी में एक चीज ये फील की कि मानव क्या करते हैं, कहानी कह रहे हैं लेकिन वो साथ साथ कहानी को स्थगित करते चलते हैं। हर पॉइंट पे उन्होंने कहानी को हम्म पोस्टपोन किया है। और वो किस तरह से किया है, वो मानव ने ना करके मानव की लिखने की जो प्रोसेस है उसने उसको स्थगित किया। तो कहानी चल रही है लेकिन बीच में वो कहानी किस तरह से क्रिएट हो रही है, मानव के जहन में वो कैसे आई, या फिर मानव का जो पात्र है रोहित, इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है रोहित, उसके हम्म आसपास की क्या एक दुनिया रची जा रही है, उस दुनिया को रोहित कैसे देख रहा है, वो अपने पाठकों के सामने उस कहानी को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। इन चीजों से कहानी, मेन जो कहानी थी वो लगातार स्थगित होती गई। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि हम लोग तो इसको बहुत रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इस स्थगित होने में जो बातें कही जा रही है हम बहुत रिलेट करते हैं उनसे। लेकिन क्या जो एक नॉन राइटर बंदा है, जो एक सिंपल, जो सिर्फ एक पाठक है जो पढ़ता है सिर्फ, वो इस चीज से कहीं बोर तो नहीं होगा? मुझे ये मतलब मुझे ये जानने की उत्सुकता है। मैं कुछ लोगों से बात जरूर करना चाहूंगा ऐसे, जो
हाँ, मैं भी इसका जवाब पा नहीं पाया, लेकिन मैंने फिर भी बहुत लोगों को, बल्कि आज ही मैं किसी से मिला और मैंने उनसे कहा कि जो भी हिंदी का नया पाठक है, उसे मैं, जैसे जो कि मैं खुद को भी मानता हूँ, उसे मैं ये अंतिमा और मानव कौल की लेखनी, जो मैंने थोड़ी बहुत और भी इधर-उधर पढ़ी है, उसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो ये पढ़ें। क्योंकि ये हमारे समय की बात है और समय से ही आ जाते हैं। अगर अगर कहानी के विषय वस्तु पे आए, उपन्यास की, तो कोरोना काल में लिखी गई किताब है, बिल्कुल ही लॉकडाउन में लिखी गई किताब है। और इसमें बहुत सारे पीरियोडिक रिमाइंडर्स भी बार-बार आपको मिल रहे हैं, जैसे है ना मास्क की बात, और अ, हाँ, कि बहुत। इतने सारे मजदूर अपने घर जा रहे हैं। और फिर वो एक लाइन है जो मैंने अलग से अंडरलाइन भी की थी इसमें, कि पूरा दिन अलग-अलग वक़्त पर लिखने की कोशिश की, पर मज़दूरों की पीड़ा के सामने कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था। सो लिखना कुछ वक़्त के लिए स्थगित कर दिया। हाँ, वाक़ई और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ये कोरोना टाइम्स में लिखी गई है। जो कोरोना का जो समय हम बिता रहे हैं और उसमें जो जीवन की विसंगतियाँ हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, उस पर भी बहुत ही प्रामाणिक तौर पर मानव ने बात की। बहुत आप उससे भी बहुत हुँ, ज़्यादा रिलेट करते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप महसूस करते हो। मैंने भी एक नोट किया है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। लोगों में कुछ अप्रत्याशित होने की लालसा उबलती दिखती है। अपने हाँ, मनोरंजन के लिए हम चाहते हैं कुछ और घटित होता रहे, जिसकी व्यस्तता में हम अपने होने के निशान ढूंढ सकें। हर व्यक्ति अपनी शिरकत चाहता है। वह महज दूर बैठकर घटनाओं का गवाह भर नहीं बना रहना चाहता। उस शिरकत में वह हर उस अफवाह को आगे बढ़ाना चाहता है जिसकी त्रासदी सीधा उससे न जुड़ी हो, जबकि सारा कुछ हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो एक सिर्फ रोहित, जो इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, वो घर में जब अकेला रहता है और एक एकांत वैसे भी कोरोना ने हम सबके आसपास बना दिया है। उस जी, जी, जी। एकांत का भी बहुत अच्छा चित्रण मुझे इस उपन्यास में देखने को मिला। और अभी सच कोरोना में, कहते हैं कि कोरोना साहित्य तो अभी आना बाकी है। जब शायद कोरोना से थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो हमें बहुत सारी कविताएं, कहानियां कोरोना पे, जिनकी विषय वस्तु कोरोना होगी, जिसका काल कोरोना का काल होगा, अभी भी बहुत आना शुरू हो गया है। लेकिन जो एक लहर हम सुनने में आई है कि कोरोना साहित्य आने वाला है, उसकी शुरुआत भी यहाँ से हम देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के भी। हाँ, पहला ही पढ़ा है ये उस हिसाब से। और नहीं, वाक़ई जो बात आपने भी नोट की है, मैंने भी सेम जगह पे सेम बात को अंडरलाइन किया था। और मुझे बहुत लगा कि किताब में जो इसका टाइमलाइन है, और जो वैसे पता नहीं, मैंने उसे सुशांत सिंह राजपूत वाले उस वाक़ये से काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया। शायद उसी बारे में, या वो सब घट रहा होगा तब ये लिखा गया होगा शायद। इसमें ये अ, देखा मैंने कि आई थिंक मैं देख पा रहा था कि अगर हम ये मानकर चलते हैं कि मानव कौल ने कोरोना के समय में ही उपन्यास पूरा किया है, तो उनके अलग अलग चैप्टर्स में हम वो अलग अलग घटनाएं रेखांकित कर सकते हैं जो कि हमारे आम जीवन में हम न्यूज चैनल्स में सुन रहे थे। चाहे वो सुशांत की बिल्कुल, आत्महत्या बिल्कुल। हो या फिर मजदूरों का सड़क पर निकलना हो। आई थिंक एक दो तीन घटनाएं और थी जिनको मैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका रेखांकन उन्होंने किया है कि आज शाम की ये न्यूज थी और कल सुबह की वो न्यूज थी। तो वो भी देखने को मिला। हुँ। बिल्कुल, और क्योंकि ये इतना रीसेंट है इसलिए हम ये कर भी पा रहे हैं हाँ, शायद, और कुछ समय बीत जाता तो हम ना कर राइट। पाते। पर मुझे ये बात इस उपन्यास की बहुत पसंद भी आई कि बहुत अवेयर है। मतलब हम आप जैसा ही आदमी होगा जो रोहित है, और हम आप जैसा ही कंसर्न्ड होगा थोड़ा बहुत अपने आसपास की चीज़ों को लेके, मुद्दों को लेके। लेकिन वो उस बारे में बात लिख नहीं रहा है, उस बारे में किताब लिख नहीं रहा है। फिर भी कहीं-कहीं छोटा-छोटा, जैसे कि पितृसत्ता को लेके वो एक छोटी-सी बात आ गई थी कि छोटे शहर से आए लोगों को, लड़कों को अच्छा होने में बहुत समय लग जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं, छोटे शहर से आए नहीं, मर्द जात के लड़कों को ही अच्छा होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम इस दलदल में एक साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे और कुछ और भी बीच में नरेशंस आए हैं, चाहे वो समाजवाद को लेकर हो, चाहे वो अंधी सांप्रदायिकता के बारे में हो, उस पर भी उनके कमेंट्स, मानव के बिल्कुल। कमेंट्स। और ऐसा नहीं है कि वो कमेंट्स अलग से चिपका दिए गए हैं।
वो कमेंट्स कहानी के पात्रों के और उस कहानी का जो परिवेश है उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और जो अभी उद्धरण तुमने सुनाया उसमें भी देखो एक एक अवेयरनेस किस तरह से हम उसमें रेखांकित कर सकते हैं कि वो पहले लिखते हैं कि छोटे शहरों से आए हुए लड़कों का ऐसा है ना, और फिर उसको करेक्ट कर हाँ लेते हैं वहीं की वहीं। लेखक ये भी हाँ लिखता है जो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है, लेकिन फिर लेखक अपनी शायद जिम्मेदारी भी समझता है या फिर अपनी कंडीशनिंग से उसी वक्त बाहर आकर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैं कुछ और लिखना चाह रहा था। हम हो या कोई आम, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक किसी लेखक की आम लिखने की प्रोसेस को हम देखेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को हटा ही देगा कि नहीं हम मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं देखिए हम ज्यादातर ऐसा ही सोचते हैं और हमें इसकी जगह ये सोचना चाहिए, मतलब वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट ये है। एक तो ये बात। बिल्कुल। दूसरी शायद मतलब ये मुझे नहीं पता कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बॉलीवुड से ना एक बीच बीच में हमारा मोह भंग होता रहता है। उनके जो हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, उनके फिर कुछ इंटरव्यूज पढ़ लेते हैं, कुछ मूवीज ऐसी आ जाती हैं, तो एक जो इमेज बनी हुई है वो बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। बहुत बहुत ही चुनिंदा हम एक्टर्स डायरेक्टर्स को पसंद करते हैं। लेकिन मैं मानव कौल का यह उपन्यास पढ़कर इतना खुश हूँ, मेरा एक विश्वास शायद बन रहा है, या फिर मेरा पूर्वाग्रह जो था कह सकते हैं कि टूट जाए बॉलीवुड के लिए, कि मानव ने कुछ भी सतही नहीं लिखा, इतने सघन विचार हैं इस उपन्यास में और इतनी गहराई का लेखन है। तो मुझे ये जरूर देखकर लगा कि मतलब एक एक्स्ट्रा खुशी हुई मुझे थोड़ी सी, कि नहीं मैं जो सोचता हूँ कि उस जगह पर कुछ अच्छा मुझे नहीं मिलेगा, वो मैं गलत सोचता था। हाँ, वो एक्स्ट्रा खुशी शायद वो पूर्वाग्रह टूटने की खुशी होती है, जो मुझे भी होती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि मैं इससे पहले इनके नाटक जो पढ़ चुका था, तो मुझे सच कहूँ तो उम्मीद ही थी किसी अच्छे उपन्यास की। और मैं बल्कि ये डर रहा था कि कुछ बिल्कुल ही ऐसा ना, सतही वही जो आपने कहा वो ना निकल आए। लेकिन कुछ ही पन्नों बाद मैं उस डर से बाहर आ चुका था, और बस बहुत आराम आराम से सुकून से इसे पढ़ रहा था। हाँ आराम से। मेरा ये पहला मौका था अम, मानव को पढ़ने का, और मैं ये बताता चलूं यहाँ पे कि जो सतही हम शब्द यूज कर रहे हैं वो सतही सिर्फ विषय वस्तु को लेकर नहीं है। बात है कि आप विषय तो उठा लें लेकिन उसमें फिर आगे आप कितना उस चीज को उस एक पूरे विषय को एक्सप्लोर आप कितना कर पाते हैं। हाँ मानव हाँ उसकी हाँ उसके हाँ हर एक हाँ पहलू को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। किसी घटना को, किसी पात्र की ग्रोथ को वो बीच में नहीं छोड़ते। मतलब जो एक आप किसी उपन्यास में जब डूब जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जब उसे पसंद करने लगते हैं तो आप उस उपन्यास के आने वाले पन्नों में खुद से एक अपनी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, और वो समटाइम्स ऐसा होता है वो एक्सपेक्टेशन टूट भी जाती है, वो कभी आगे वाले पन्नों में पूरी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे वो एक कहते हैं ना तृप्ति मिलती है, एक रस जो मिलता है, वो रस यहाँ पे उस रस की प्राप्ति संपूर्ण तरीके से आपको मिलती है, मुझे ऐसा लगा। हाँ हाँ, हुई है। अम यही अवेयरनेस की ही जो हम बात कर रहे थे, और उसमें आपने एक बात कही थी कि वो कहानी से भी जुड़ता है, तो उसमें रह गया मेरा कहना कि जैसे कि कश्मीर, कश्मीर कहानी में भी है। कश्मीर इनके ये खुद मानव कौल भी कश्मीर से मतलब कश्मीर में जन्मे हैं। और इस कहानी में भी उनके जो पिता हैं वो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर का सपना देखते हैं वगैरह। और फिर एक जगह आती है जहाँ पे उनके पिता कहते हैं कि अ, इस देश को स्वर्ग की बद्दुआ लगी है। और फिर वो कहते हैं कि कैसे, तो पिता कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग है, और इन लोगों ने स्वर्ग को नोच खाया है, तो स्वर्ग की बद्दुआ लगी हाँ है। इसमें दो तीन चीजें इसी से जुड़ती हुई याद आती हैं कि एक तो रोहित में मुझे बहुत ज्यादा मानव कौल दिखे, मुझे जो मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ कि अच्छा। पहली बात कि रोहित एक राइटर हैं। दूसरा उसमें उम्र भी बताई है तो रोहित भी शायद 45 साल के होने वाले हैं, मानव की भी यही उम्र है। हम्म। तीसरा एक ये कश्मीर का जो कनेक्शन है, कश्मीर से हैं, वो भी कश्मीर से हैं। चौथा एक था कि रोहित को अब कविताएं लिखना पसंद नहीं है। मानव अम, मानव के भी मुझे रिसेंटली जो किताबें आई हैं वो तो गद्य की या फिर
कहानियों की या फिर उपन्यास ही आया है। कविताओं की किताब मुझे तो नहीं लगता कि मानव की कविताओं की किताब आई है, और मैं उनके जो शायद। ब्लॉग्स, हाँ, शायद अच्छा एक ओके, है कुछ मैं जो ऐसा। ब्लॉग्स देख रहा था उनके उनकी कविताएं, जो कविताओं का ब्लॉग है उस पे भी 2011-12 की शायद लेटेस्ट कविता है जो मैंने बाद में देखी, तो मुझे लगा ऐसा। तो अच्छा। मुझे जानने की उत्सुकता है कि कहीं मानव भी क्या ऐसा सोचते हैं, क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि कविताओं में हम अपने को एक मतलब हमारे लिए खुद को छुपा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन कहानियां उसमें एक जगह मानव ने कहा भी है कि कहानी तो ऐसा करती है कि हर कोने में एक चिराग जला के रख देती है। उसमें अपने आप को छुपा लेना इतना आसान नहीं है। हम्म। कहानी के पात्र, जब तक आप उसमें सारे सत्य न लिख दें और सारे असत्य को मिटा ना दें, कहानी के पात्र आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो ये एक सवाल मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं मानव से जरूर पूछूंगा। नहीं, फिर इसमें ये भी है कि मानो कौल ने खुद ही इस किताब में भी और जगहों पे भी लिखा है कि उनके खुद के प्रिय लेखक जो भी हैं वो हैं जिन्होंने अपना निज उतार के रख दिया है। और ये फिर अगर ये बहुत निजी हो भी जाती है, मुझे ऐसा लगा, बल्कि मैंने ये लिख भी रखा था कि हाँ, इस बारे में बात हो कि रोहित में क्या आपको मानव कौल ही दिखे हाँ। या अलग। तो आपने तो बता दिया। मेरे मामले में ऐसा हुआ कि शुरू में तो मुझे बिल्कुल वही दिख रहे थे, पर वो जैसा फिल्मों में मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं ना, धीरे धीरे कि एक ही फ्रेम को बदल देखते गया, देखते वो हाँ। इंसान बदल गया। मेरे साथ ये किताब पढ़ते हुए वैसा हुआ कि मेरे लिए वो लेखक से थोड़ा थोड़ा दूर जाता गया, क्योंकि आप उनको इतना फिल्मों में देखते हैं, आप उनकी एक्टिंग वगैरह, उनकी इंटरव्यूज वगैरह देख चुके हैं, तो आपको उनका एक बार के लिए दिखना तो लाजमी हाँ, है ही। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एक बार को पर दिखना तो लाजमी है। लेकिन मैं फिर भी ये बात जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं हुआ कि मानव रोहित पर हावी हो गए। आपको सिमिलरिटीज जरूर दिखती हैं, हाँ और जो हाँ। नरेशन है उपन्यास का, उसमें ऑब्वियसली वो एक राइटर का ही थॉट प्रोसेस उसमें आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था मेरे लिए कि मानव इस वक्त कविताओं के बारे में क्या सोचते हैं और कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं। वो आजकल अगर कुछ एक एक विधा में अगर ज्यादा लिख रहे हैं या एक विधा में कम लिख रहे हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी, एक रोचक बात मुझे ऐसा लगा। सही बात है। हाँ। दूसरा, हम। रोहित के पिताजी से जो उसका संबंध जी है, उसका जो डिपिक्शन है, मुझे वो भी जी। बहुत ही सुंदर लगा। एक जगह मुझे बड़ा वर्ड टू वर्ड सुंदर। याद नहीं, लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा था कि जब मेरा अपने पिता से संवाद होता है तो मैं उसमें अपने सपने नहीं लाता, ऐसा कुछ था। तो हाँ हाँ वो हाँ एक हाँ। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब जब भी उपन्यास में रोहित के जो पिता हैं और उनकी बातचीत उससे हुई, वो चीजें मैं मतलब उसका इंतजार करता था कि अब दोबारा रोहित के पिता की रोहित से कब बातचीत होगी और वो बातचीत किस तरह की होगी। तो ये बहुत अच्छा था। और एक वो कितना कितना सुंदर था। मेरे ख्याल से जो सुन रहे हैं उनके लिए हम किताब के बहुत सारे अंश खोलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को कहना कि जब उन्होंने लिखा है कि जब माँ चली गई, माँ की मृत्यु हो गई, तो मैं और पिता घर में उधड़े हुए स्वेटर की तरह बिखरे पड़े रहे, और एक दूसरे के लिए क्या कर दें में एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। ऐसा कुछ था। और इतनी सुंदर बातें छोटी छोटी आ जाती हैं कि वहां पे किताब आदमी रख के एक तरफ और सोचने बैठ जाता है कि अरे, कल को यही चीजें हमें भी देखनी होंगी, या हमारा अपने माता पिता के साथ जो रिश्ता है, या अपने आसपास जो हम देखते हैं, उसमें वो हमें अचानक हाँ से ले बिल्कुल, और आता जो है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो एक एक रवैया रहता है, रवैया कह लीजिए उसको, आदत कह लीजिए, वो भी वो चीज भी उसमें है कि हम कुछ ऐसी चीजों में हमें एक खांचा दे दिया गया है कि हम उस खांचे से बाहर आकर नहीं सोच पाते। ज्यादातर हम हमारी शिकायत यही रहती है अपने माता पिता से कि वो उस खांचे से बाहर निकल कर नहीं सोच पा रहे हैं। कुछ चीजें हम पर वो थोप देते हैं, या कुछ चीजों की कुछ ज्यादा एक अपेक्षाएं रखते हैं। तो वो चीज भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। हाँ, मुझे मिल गया, मैंने अपने सपनों को अपने पास ही रखा, उन्हें पिता से चल रहे संवादों तक नहीं पहुंचने दिया। आई थिंक जो मैंने याद करके कहा था वो मैंने इसको बिगाड़ दिया। ये मुझे, आई एम ग्लैड कि जी मुझे ये जी मिल जी। गया।
अच्छा, अब अगर बात करें इसके सिंटैक्स की, इसके वाक्य विन्यास की, और उसमें मेरे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें मेरे लिए। जैसे कि एक तो यही कि अगर इसे किसी जॉनरा में फिट करना ही हो तो शायद ये मेटाफिक्शन में जो फिट होगी, कि जैसा कि एक आदमी लिखते लिखते लिखने की बात भी कर रहा है, जो वो लिख रहा है वो भी बता रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि परतें हैं बहुत सारी। या फिर आसान शब्दों में कहें तो लिखने के बारे में लिखना, उसमें इसे शायद फिट किया जाएगा। बाकी दूसरा सिंटैक्स से मेरा मतलब है कि ये छोटे छोटे वाक्य लिखे गए हैं, बहुत किसी भी जगह मुझे बहुत लंबे वाक्य नहीं मिले। और तीसरा मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में बात करो, अगर ये फर्स्ट पर्सन में ना होके थर्ड पर्सन में होती तो इसकी कहानी या उसकी नरेशन पे क्या फर्क पड़ता? पहला तो जो बताया कि हम किस उसमें खांसी में इसको देखेंगे, तो मैं एक बात जरूर बता दूं, मैंने जरूर कहा शुरू में कि ये लेखक के जो लिखने के दौरान की जो पूरी आत्मकथा है, उसकी जो प्रोसेस से वो होकर गुजरता है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है। लेकिन इससे कहीं भी इस उपन्यास की कहानी पर, किस्सा गोई पर कोई असर मुझे पड़ता हुआ दिखता नहीं है। मैंने हमेशा इस कहानी को, पूरे उपन्यास के पढ़ने के दौरान इस कहानी को मैंने एंजॉय किया, और कहानी में क्या मोड़ आने वाले हैं, वो कहानी किस तरह से नरेट की जा रही है, वो कहानी किस तरह से खुल रही है, उस कहानी को कहने के क्या क्या स्ट्रक्चर रहे हैं, कब पॉज दे दिया गया है, कब फ्लैशबैक में जा रहे हैं, वो सब एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से मेरे सामने मुझे तो नजर आया। तो मैं तो इसको उसमें मुझे लगा नहीं कि मैं उस उपन्यास पर वो कभी हावी हुआ। हाँ, तो जो दूसरी बात है लैंग्वेज की और इसकी वाक्य विन्यास वगैरह की, और तो उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज वाकई बहुत आसान है, सुंदर लैंग्वेज है। और जब हम देखते हैं अपने आसपास के एक पुरानी हिंदी जो गंभीर हिंदी है और एक नई हिंदी नाम की दो काल्पनिक खाइयां हमारे आसपास बना दी गई हैं, तो उन दो काल्पनिक खाइयों पर अगर हम एक काल्पनिक पुल बनाना चाहें, तो उस पुल का ये उपन्यास और इस जैसे और उपन्यास उस पुल का काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। न तो ऐसा इसमें कुछ लगा कि आसान करने के चक्कर में भाषा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं इसमें है। और न ही ऐसा है कि न ऐसी भाषा है कि जिसके लिए पाठक को, एक आम पाठक को जो हिंदी शायद पढ़ना शुरू ही कर रहा है, उसको डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े। हम्म। लेकिन साथ ही मुझे 2 या 3 सेंटेंसेस में या 4 सेंटेंसेस में एक असहजता भी नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये हिंदी उपन्यास है, इसलिए वो 2 4 शब्द ऐसे उसमें आ गए जो कि मुझे इस उपन्यास में फिट होते नजर नहीं आए। अच्छा, जैसे कि कुछ जैसे है, एक हाँ। हाँ, जैसे एक जगह काली कॉफी लिखा हुआ था, हाँ। तो मुझे लगा कि ये क्योंकि हिंदी में है तो उसको करने की कोशिश की गई। एक जगह मिथ्याभिमान था। अच्छा, मैं देखिए, एक एक वर्ड को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये वर्ड सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरे उपन्यास की भाषा बहुत सहज रही है, और जो हम, जिसमें हमारे कुछ पॉपुलर इंग्लिश वर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं जो हम आम रोजमर्रा के जीवन में हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली, और इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे भी वो एग्जैक्ट शब्द खटका था, काली कॉफी। लेकिन हाँ, तभी मुझे लगा कि जैसे कि आम लोग अब ब्लैक टी बोलते हैं, लाल चाय नहीं बोलते या काली चाय नहीं बोलते, लेकिन मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में लाल चाय बोलता हूँ बहुत। तो मुझे लगा कि जहाँ बाकी का सारा उपन्यास इतना सहज रहा है, वहां कोई धक्का ऐसा शायद ना करना चाहे सिर्फ हिंदी में उसको लाने के लिए, क्योंकि बहुत जगह तो उन्होंने लिपि भी अंग्रेजी की लिख दी है। तो शायद वो हिचक तो उन्हें नहीं रही होगी। और मैंने इनके बारे में पढ़ा भी कि कहीं एक इंटरव्यू था, शायद पब्लिशर के साथ ही था या संपादक के साथ, तो वो पूछते हैं कि आपके लिए हिंदी क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिंदी सिर्फ एक जरिया है। इस तरह का कुछ उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक मीडियम जैसा कि रहता है बात करने के लिए। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है उनके आम जीवन में भी काली कॉफी एक सामान्य शब्द रहे, होता हो। हाँ, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, और ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि सामान्य शब्द हो तभी वो शब्द आएंगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं नॉर्मल किसी लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ, 1 या 2 शब्द, जो कि मुझे पता है सामने वाले के शब्दकोश में नहीं है, लेकिन हाँ। मुझे वो बोलना बहुत पसंद है, और मैं जब भी उस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसी हिंदी शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ।
जो कि आम बोलचाल की भाषा में नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि जब मानव मतलब ये कोई लेखक लिख रहा है, तो वो हो सकता है काली कॉफ़ी ही लिख दे, उसकी उसके शब्दकोश में, या उसको बोलना पसंद है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि कुछ-कुछ शब्द मुझे असहज ज़रूर पढ़ते हुए थोड़े खटके, जैसे कि एक मिथ्याभिमान करके भी है हुँ, इसमें। हुँ, हुँ। इस पूरे उपन्यास की तासीर में वो फिट नहीं बैठता, मुझे ऐसा लगता है। एक एक जगह वर्णांध करके था, वो कविता में था, वर्णांध था, तो माहोपाश था, और मेरे ख्याल से और अनुमोदन एक शब्द जो जगह मुझे एक याद आ रहा है। अनुमोदन की, हमें अनुमोदन की तो ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पर मैं सोच पा रहा था वहाँ पर कि वो ये बोल रहे हैं कि हमें अप्रूवल की तो ज़रूरत पड़ती है ना। वो हाँ, इतनी कैजुअल बातचीत थी, वहाँ पे मुझे लगा कि पता नहीं अनुमोदन क्यों बोला जा रहा है। और मैं इस बात को फिर स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बंदा अनुमोदन ही बोलता हो, अप्रूवल ना बोलता हो। एक क्योंकि जगह आपने था कि हाँ। कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। हुँ, हुँ, हुँ। तो कृपया उसमें लिखा हुआ है कि कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। अगर हम मतलब मैं सोच नहीं पा रहा था, मैं किसी से बात करता भी हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स में, तो यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे ही बोलूँगा। तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दें, वो भी मुझे थोड़ा-सा खटका था। पर मैं उसमें उसमें मैं ये कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ कि ये सब शब्द नहीं हो सकते। नहीं तो संवादों की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि संवाद बहुत ज़्यादा क्लोज़ टू रियलिटी थे ही नहीं, कहीं पे भी। ना इसमें और ना ही क्योंकि इससे पहले वो पढ़ी थी जैसे कि दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल की, उसमें भी नहीं थे। और मुझे लगा कि शायद वो लेखक का पर्पस ही नहीं है संवादों को रियलिटी के करीब ले आना या जैसा जैसा कि आम ज़िंदगी में होता है वैसा ही लिख देना। इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो हो गया कि संवाद हमारी रियल लाइफ़ के क्लोज़ नहीं है, और एक है संवाद की भाषा उसके क्लोज़ नहीं है। तो दीवार में एक खिड़की रहती है, या इसकी बात कर लें, चाहे वो संवाद ना हो ऐसे कि 2 रोहित है और उसके दोस्त हैं, वो उस तरह के संवाद रियल लाइफ़ में करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो करेंगे, तो वो किस भाषा में करेंगे और किन शब्दों का प्रयोग करते हुए करेंगे, वो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा फिर कविताएँ भी हैं इसमें, चाहे कविताओं से कोफ्त या जो कुछ भी जताया है और उसके कारण भी आपको उपन्यास की परतें खुलते-खुलते मिल जाती हैं। लेकिन जो कविताएँ इसमें हैं मैं तो शुरू में ही कह दूँ कि मुझे तो पसंद आई। मुझे लगभग सारी कविताओं को मैंने स्टार किया है और मैं वापस जाके उन्हें लेकिन हुआ ये कि जब मैं वापस जाके उन्हें पढ़ रहा था तो मुझे एकदम वही एहसास तो नहीं मिला, जो पढ़ते हुए मिल रहा था। क्योंकि कविताएँ थोड़ी रेफ़रेंशियल भी थीं, जैसे कि हिरन आ जाता है और छतें आ जाती हैं, जो कि कहानी में आपको दिख रही हैं। लेकिन हाँ, आपका कविताओं के बारे में क्या विचार रहेगा? नहीं, तुमने शुरुआत में कही, मैं ये बात अंत में भी कह सकता हूँ कि कविताएँ इस उपन्यास की मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और उनमें ख़ास बात मुझे ये लगी कि वही जो तुमने कहा कि कुछ रेफ़रेंशियल कविताएँ हैं, और सिर्फ़ रेफ़रेंशियल होने की बात नहीं है, और ये भी बात है जैसे रोहित का बचपन, अब हम पाठकों के लिए सब कुछ खोलते जा रहे हैं इसमें, तो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो वो तो खुलेगा ही, है ना? तो रोहित जब नहीं जी, मैं बचपन ये में, कह देता हूँ कि सुनने वाले जो हैं, वो 30 सेकंड स्किप कर दें और 30 सेकंड में आप अपनी बात कर लें। अच्छा हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो जब रोहित बचपन में है और वो कविताएँ लिखना शुरू कर रहा है, और वो जिस तरह की कविताएँ लिखता है, फिर उसे एक फटकार भी पड़ती है सामने से। फिर उस वो कुछ महसूस करता है, उसके अनुभव बदलते हैं, उसका जीवन बदलता है। फिर वो कविता लिखता है। फिर उसका जीवन थोड़ा और बदलता है, फिर उसके और अनुभव बदलते हैं। उसकी महसूस करने की शक्तियाँ बढ़ती हैं, और फिर वो कविताएँ लिखता है। तो उन कविताओं में रोहित की ग्रोथ लगातार दिखती है। जिस कैरेक्टर ने वो कविताएँ लिखी हैं, वो कैरेक्टर साफ तौर पर उन कविताओं में देखा जा सकता है, और सिर्फ़ कविता के कहन में नहीं, कविता की भाषा में भी, और वो कितनी बचकानी हैं कविताएँ, और या फिर कितनी सरल हैं कविताएँ, वो उस पात्र की जो उस वक़्त की जो स्थिति है, उससे बहुत मेल खाती हैं। तो कविताएँ मुझे भी पसंद आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हाँ। और आप बात कर रहे थे तो मेरे लिए एक और परत और खुल गई। अब मैं इसको नंबर तो भूल गया हूँ कि कितनी परतें हैं, लेकिन एक परत और ये खुल गई कि जो कहानी भी है, वो कहानी में भी अलग से लिखना है। उस कहानी में भी कविता वो लिख रहा है अलग से।
तो एक तो आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, उस उपन्यास का एक पात्र है जो कहानी लिख रहा है, उस कहानी में भी वो एक आदमी लिख रहा है। खैर क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ और ये चीज़ें मेरे नोटिस में इमीडिएटली आ जाती हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि लेखक इसका अलग से इस्तेमाल कर रहा है। तो लेकिन अ, इस किताब में एकदम से वो मेरे सामने नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ते-पढ़ते हँस पड़ा अचानक से, किसी एक पार्ट में। जबकि वो बहुत ही उदास और अकेला और वो मोरोसनेस सी चल रही थी। लेकिन अचानक से एक हिस्सा है जहाँ मैं हँस पड़ा। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉमिक रिलीफ का किसी भी उपन्यास में कितना अंक होता है और कितना हिस्सेदारी होती है और कितना ज़रूरी या गैर ज़रूरी इस किताब में वो आपको लगा होगा? इस किताब में अभी तुमने पूछा तो मुझे याद आया, लेकिन मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे पार्ट्स याद आ रहे हैं, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में वो सारे क्लियर होते नजर नहीं आ रहे। मुझे पूरी तरीके से याद नहीं कि ऐसे कौन से स्थल थे जहां पर मैं एकदम से हंस गया हूँगा। लेकिन ये जरूरी तो बहुत है, क्योंकि मतलब उपन्यास या कहानी को भी वैसा ही होना चाहिए ना जैसा हमारा जीवन है। तो ऐसा है हमारे जीवन में भी नहीं है कि अगर वो उदासी से भरा है, दुखों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है, तो उसमें अ, कोई हंसी मजाक, हंसी ठिठोली कोई होगी नहीं, मजाक नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, हुँ, हम हुँ। चाहे कितने भी दुख से गुजर रहे हो, कोई ना कोई एक पात्र आएगा, वो हमारे दुख की डिग्री उस तरह से नहीं जानता, वो हमसे उसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से बात करेगा। और हमें उसकी कुछ बातों पर गुस्सा भी आएगा, कुछ बातों पर हंसी, हम हंसेंगे भी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस दुख से बाहर निकलने के लिए ऐसी ही जगहों की तलाश करते हैं जहाँ पे वो दुख ना हो, जहाँ पे कुछ हंसी हो, कुछ बचकानापन हो, अ, जिससे हम उस पर्टिकुलर मोमेंट को भूल पाए। तो ये तो बहुत जरूरी है, और मुझे इसका बैलेंस हमेशा दिखा। मैं वाकई रोहित की, मतलब रोहित की पहली कविता, जो दो कविता संग्रह थे, उस उनके नाम उन्होंने लिखा, त्रासदी और कोरे दिन। हुँ, तो ये इस उपन्यास में भी त्रासदी तो है, लेकिन वो त्रासदी मुझे, मेरे मूड पर कभी हावी इस तरह से नहीं हुई। उसने अपनी सघनता में तो मुझे सघनता से परिचय कराया जरूर, लेकिन उसने कभी मेरा मूड खराब नहीं किया, मुझे ऐसा जरूर लगा। हुँ। अगर मैं पूछूँ कि आपका फ़ेवरेट पार्ट क्या होगा किताब में? फेवरेट पार्ट मुझे याद करना पड़ेगा। मैंने दोबारा से ना अपने जहन में इसको पूरा रिकॉल किया नहीं है, लेकिन मुझे, मेरा जो फेवरेट पार्ट है, फिर एक मैं स्पॉइलर यहाँ पे दे दूंगा, मेरा फेवरेट पार्ट इस उपन्यास का रहा रोहित और दुष्यंत का संबंध। अरे! और जिस तरीके से उस संबंध को पाठकों के सामने कविता में, वो कविता और कहानी और उपन्यास में मानव ने लिखा है, और जिस हाँ। तरह की एक एक रहस्य है उसमें, वो संबंध पूरी तरह से खुलकर हमारे सामने नहीं आया है। और हाँ, हाँ, उस हाँ। एक पूरा रहस्य है, और उस रहस्य में एक तीसरा पात्र भी है, जिसकी हम बिल्कुल, ठीक है, इस पे जिसकी हम ज़्यादा बात नहीं कम करते बात हैं। की है। और हाँ, मैं भी चाह रहा था कि हम इस पे बात ना करें, नहीं तो फिर पाठकों के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। इस पे हम अलग से बात करते हैं, हम बाद में करते हैं। बिल्कुल ये जो बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वो यही मेरा भी फ़ेवरेट पार्ट है, मैंने लिख रखा है इसे अपने सामने। ठीक है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस पर। फिर आपका फ़ेवरेट किरदार कौन होगा? मैंने इस पर सोचने की कोशिश की कि मेरा फेवरेट किरदार कौन होगा। मैं इस पर किसी कंक्लूजन पर नहीं निकल पाया। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया इसमें कि मेरा फेवरेट किरदार कौन है। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेन किरदार रोहित ही है, और रोहित इस उपन्यास में काफी छाया हुआ है। और किरदारों के लिए जगहें तो जरूर हैं, लेकिन रोहित रोहित ही आई गेस किरदार है, जो क्योंकि उसी ने बांधे रखा है इस पूरे उपन्यास को। उसी की कहानी है, उसके अंतर्मन की कहानी है। वो सिर्फ बाहरी पात्रों से क्या संवाद कर रहा है, उसके क्या संबंध हैं, सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। इस हुँ, उपन्यास को अगर हम 100% मानते हैं, तो 50% उसके अंतर जगत की कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई भी पाठक रोहित के पात्र से बाहर ही नहीं निकल सकता। तो दूसरा पात्र बहुत फेवरेट, पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि किसी का हो भी पाएगा। हुँ, हाँ, ये बात जो आपने कही ना कि बहुत ज़्यादा रोहित से बाहर निकल नहीं पाएगा, इस बारे में भी
मैं सोच रहा था, तो मैं वही सोच रहा था कि ये एक किताब ऐसी है जिसमें आप लेखक से दूर जा ही नहीं सकते। मतलब आप अगर चाहें भी कि आप कहानी के बाकी नुक्तों पे या उसके पात्रों पे, दूसरे पात्रों पे चले जाएं, तो भी या तो लेखक खींच के कहानी में आपको मतलब अपने पास ले आएगा, या फिर कहानी खींच के लेखक के पास ले जाएगी। ये बार बार हो रहा था। हाँ, ये और सिर्फ लेखक खींच कर नहीं ला रहा है, लेखक का लेखक होना भी खींच कर ला रहा है हाँ। इसमें, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। मैं बताता हूँ कि जो हम चुनौतियां हम फेस करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो रिलेट की हमने, जहाँ से अपनी बातचीत आज की इस बातचीत में शुरू की थी, कि ये एक लिखने की प्रक्रिया है और उसकी बात आती है इसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शुरुआत में ही मानव ने लिखा हुआ एक जगह कि आ, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि एक चवन्नी अपने लिए बचा के रखना, अपने निज की चवन्नी बचा कर रखना। तो उस हाँ। निज हाँ। का खर्च, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट है ऐसा जो कि इस निज के खर्च को लेकर चिंतित ना हो। हमेशा हम एक भागा दौड़ी से भरी दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं, अपनी नौकरियों पर और अपने काम में व्यस्त हैं, और उसमें किसी भी आर्ट को साथ लेकर चलना, उसमें कहते हैं कि आर्ट एक तपस्या मांगती है, उस तपस्या का एक अंश भी अपने जीवन में ले आना, ये बहुत एक मशक्कत का काम रहता है। और उसमें उन्होंने कहा कि चवन्नी बचा कर रखना। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप उस चवन्नी को बचा भी लें, तो भी वो चवन्नी आपके पूरा काम नहीं आती। जैसे कि दिन में अगर 24 घंटे हैं, आपने माना कि 6 घंटे बचा भी लिए, तो आपने जो 18 घंटे काम किया है, उन 18 घंटे के काम के बाद आपको कुछ ना कुछ रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। आप एकदम से उस कला में या उस जो भी चीज आपको पसंद है, आपका शौक है, उसको एकदम से आप स्विच करके ऑन एंड ऑफ करके वो 6 घंटे बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उस रिचार्ज में इतना बिल्कुल। ज्यादा समय चला जाता है, कभी कभी तो 6 घंटे उस रिचार्ज में ही चले जाते हैं। तो जो निज का खर्च है वो एक बात थी। दूसरा एक, जैसे तुमने शुरू में कहा कि एक कहानी भी हो सकती थी, लेकिन ये उपन्यास बन गया। मानव ने इस पर भी एक लगातार बात की है, विस्तार में बात की है कि ये तो कहानी थी, लेकिन मुझे इससे उपन्यास की खुशबू आने लगी। और वो हाँ। खुशबू सिर्फ मुझे नहीं आ रही थी, वो खुशबू जो जो लोग मुझसे मिल रहे थे, उन लोगों को भी वो खुशबू आ रही थी। मैं देख पा रहा था कि वो मुझसे कुछ सूंघ पा रहे हैं। हाँ, वो रात रानी की और खुशबू जो आने है। की खुशबू, और ये वो कहानी उपन्यास, मतलब कहानी कब उपन्यास में बदल गई। आ, ये वो, और एक और उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मैं अब तक समझ पाता था, मैं अब तक सोच पाता था कि मैं उपन्यास लिखने में असमर्थ हूँ, और मुझे लगता था कि मुझे बूढ़ा हो जाना चाहिए, शायद मैं तभी उपन्यास लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना चंचल हूँ और इतना बचकाना हूँ कि मैं उपन्यास लिख ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं, हाँ। हाँ, और ये हाँ हाँ, और कहीं ना कहीं मैंने इसको अपने एक एक्सक्यूज की तरह यूज करना शुरू कर दिया था। हाँ सहज, तुम कह रहे थे इस पे कुछ। ये बड़ा रेपिटेटिव, मैं ये कह रहा था कि मानव कौल के लेखन में ये बड़ा रेपिटेटिव एक प्रेमिस है जो मैंने और भी देखा है। जैसे कि अब मैं एकदम से याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन से नाटक में है, लेकिन मैं बूढ़ा हो जाना चाहता हूँ। शायद इल्हाम में है या चुहल में है, किसी में तो है जिसमें वो बूढ़ा हो जाना चाहता हूँ। और फिर बूढ़ों पर भी एक नाटक है, बलि और शंभू, जो मैंने पढ़ा नहीं है, देखा है। तो ये बूढ़ा होने की तरफ जो फैसिनेशन है, और जो इस किताब में भी बाद में कहीं हमें कुछ दिखता है छोटे से अम, अंश में, उनकी अगली कहानी में, वो उसे मैं रिलेट भी बहुत करता हूँ। और मैं जब भी वो आता है तो छोटा सा अंदर ही अंदर उत्सुक भी हो जाता हूँ कि हाँ, बूढ़ों की बात हो रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी वो रेपिटेटिव प्रेमिस है। अच्छा भैया, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया पर इतनी ज्यादा बात हो रही है, तो दो बातें हैं अब इसमें से जो निकाल पा रहा हूं मैं। एक तो ये कि पढ़ने की प्रक्रिया कैसी रही, और दूसरा वही कि आप पर इसका जाती एहसास या असर क्या हुआ। जैसे कि मेरा तो ये रहा कि मुझे बड़ा रश्क हुआ, एक तो उस देहाती बचपन से जो लेखक ने बिताया है, जिसके कारण वो ये लिख पा रहा है, और ये मैं हर देहाती कहानी कविता पढ़ते हुए महसूस करता हूँ कि मैं शहरी क्यों हूँ वगैरह। खैर, दूसरा, वो उसका जो अकेलापन था, उसने मुझे अपने अकेलेपन के साथ असहज भी किया, लेकिन संतुष्ट भी कर दिया। और ये बार बार
किया है मानव कौल के सारे लिखने ने किया है, खासकर बहुत दूर कितना दूर होता है जो उनका यात्रा वृतांत है उसने। और लिखने का मन करने लगा सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है। आपके साथ क्या रहा? सहज मेरे साथ भी जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो हाल ही में तुमसे बातें होती रही हैं इस बात पर कि अ, वो किताबें कितनी सुंदर हैं, वो कहानियां और उपन्यास भी कितने सुंदर हैं, जो जिनमें हम सिर्फ कहानी के पीछे नहीं भागने लगते कि अब आगे कौन सा पात्र कौन सी घटना में इन्वॉल्व होगा, आगे कौन सी बातें होने वाली हैं, क्या मोड़ आएंगे, और इससे नजर हटकर हमारी इस बात पर चली जाती है कि ये किताब पढ़ने का हमारा अनुभव कैसा रहा है, हम उस किताब को पढ़ते हुए महसूस क्या कर रहे हैं। तो ये किताब भी जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी के साथ हुआ, ऐसे ही ये किताब भी रही। इस किताब की कहानी पीछे रह गई, पर लेकिन इस कहानी का जो अनुभव है, इसको पढ़कर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो काफी आगे रहा। दूसरा एक जो राइटिंग से मैं हम्म। इन्वॉल्व होने की बात कर रहा था, उसमें एक ये चीज जरूर थी कि अंतिमा ने लगातार ये मुझे बताया कि राइटिंग जो हम कहीं ना कहीं जानते भी हैं, समझते भी हैं कि हम हमेशा अपने लिखने को पोस्टपोन करते रहते हैं, टालते रहते हैं, और हमें लगता है कि पता नहीं कौन सा एक, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई अगर बहुत ज्यादा ड्राफ्ट्स हमारे पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें हम शुरू कर चुके हैं लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पाते, तो हमारे सामने कहीं ना कहीं एक बड़ा सा जाल, एक मकड़ी का जाला बना रहता है कि यार इसको अब साफ करना है, कैसे इसको साफ करें, कहाँ से साफ करें, समझ में नहीं आता। तो अंतिमा ने ये जरूर बताया हम्म। कि ये जाला साफ करने में आपको मेहनत लगेगी। एक एक हम एक रिमाइंडर था कि ये तो मेहनत लगने ही वाली है, लेकिन आपको इसको इस जाले को जब साफ करोगे तो आपको धीरज रखना है और आपको साफ करना है। तो जो चीज मैं अवॉइड करता हुआ आया हूँ, उस उसको बिल्कुल सामने लाके रख दिया है कि ये तो ऐसा ही है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको लिखना है तो आपको इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें होती है ना सहज, कि हमें एक पुश चाहिए होता है और हमें एक रीअश्योरेंस चाहिए होता है, एक रिमाइंडर चाहिए होता है। वो बातें हमारे जीवन में तभी घटती हैं, अदरवाइज उनका कोई और तरीका है नहीं। तो वो जो टालने की प्रवृत्ति है, हम्म। आई थिंक उसमें शायद थोड़ी सी मदद मुझे अब मिले, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो चाहूंगा फिर आप बहुत दूर कितना दूर होता है भी पढ़ो जरूर, क्योंकि चाहे बहुत सारी बातें शायद आपको फिर रिपीट में भी दिखेंगी कि हाँ ये बात तो उसमें भी थी उसमें भी थी, पर फिर हाँ वही है, वो उनका उनका निज है, उससे ना वो भाग रहे हैं और ना। हाँ वो उनका निज है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में कुछ थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन असल में वो ऐसा होता नहीं है। और जब कोई लेखक उस उस थ्योरी को अपने शब्दों में हमें हमारे सामने रख देता है, तब हम उसको बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। तो अंतिमा में ये बहुत जगहों पर मेरे साथ हुआ। हम्म। अच्छा फिर एक बात और जो इस पूरी कड़ी में शायद कहीं हुई नहीं, लेकिन वो भी बहुत पसंद मुझे आता है, जब भी कोई कोई भी किताब कोई भी लेखक मुझे और लेखकों से मिलाता है। और मानव कौल ने ये बहुत किया, मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की दो कविताओं से मिलवाया, और हॉर्खे लुइस बोर्खेज जो स्पेनिश कवि हैं उनसे मिलवाया। फिर उनकी वो कविता भी इसमें आई, यू लर्न, वो भी बड़ी सुंदर लगी। और फिर वो आपके ऊपर रह जाता है कि आप उन्हें और कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना पढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, और उस कविता का प्रयोग भी बहुत अच्छा हुआ उपन्यास में। मैं बताऊंगा नहीं कैसे, हाँ हाँ हाँ, कैसे लेकिन हुई वो? उस कविता का बहुत अच्छा उपयोग था। और उस मतलब वो जो एंड्योरेंस शब्द है, एंड्योर करना, सीखना, अ, वो बहुत बहुत ही ज्यादा सटीक बैठा उपन्यास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं वाकई, और एक लेखक की नजर से दूसरे लेखकों को पढ़ना और जानना, वो भी एक अलग अनुभव है। हम भी जब आपस में बातें करते हैं और दूसरे लेखकों के बारे में बात करते हैं, नया कुछ डिस्कवर करते हैं, तो हम आपस में भी वो बड़ा एक जो बातचीत है बड़ी रोचक हो जाती है, हाँ और हाँ। बड़ी मतलब हमें बड़ी जानकारी देती है। तो नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात रही इसमें। अगर मैं एक जरूर यहाँ पे चीज पूछना चाहूंगा कि रोहित के पात्र में बहुत जगहों पर उसके कुछ कन्फेशंस सामने आए हैं,
वो बहुत जगहों पर अपनी कुछ कमियां पाठकों को बताता है और उन उन कमियों को मतलब उजागर कर देता है। और फिर जैसे एक जगह उसने कहा था कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है और मुझे लगता नहीं कि मेरे पास वो मैंने अपना हाईलाइट। कमीनापन, अपना हाँ, मैंने कमीनापन से ये शब्द बहुत बार प्रयोग में आया है इसमें। कि मैंने और कमीनी एक, हरकत की, मैंने ये उसको मैसेज कर हाँ दिया। हाँ, और मैंने उसके बाद अपने को घर में कैद कर लिया। हाँ हाँ। तो ये कन्फेशंस तुम किस तरह से देखते हो रोहित के, इसके बारे में मतलब आप इसे कैसा? लेखक से जोड़ के पूछ रहे हैं? मैं पात्र से जोड़कर इसको पूछ रहा हूँ कि मुझे ना ये के कन्फेशन पास मैं, कन्फेशंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हाँ, एक तो इन कन्फेशंस का यही कंट्रीब्यूशन रहा, रिलेटेबिलिटी, जहाँ पे वो कमीनी हरकतें, या जहाँ पे खुद को कैद कर लेना घर में, या फिर वो जो मेरे हाथ अपने आप चाय बनाने लगे जबकि मैं वाइन लेने गया था, ये छोटी छोटी चीजें जो हो जाती हैं, हाँ इनसे हाँ। मैं बड़ा रिलेट कर जाता हूँ। ऐसे हम्म, किसी भी लेवल पे करूँ, हो सकता है मैं खुद वैसा ना हूँ, लेकिन मैं उसे कहीं ना कहीं देख चुका हूँ, और वो मुझे उसे देखने पे शायद शायद मेरे लिए तस्वीर बेहतर उकेर देती है वो उपन्यास, क्योंकि हम पढ़ते चलते हैं, सुनते चलते हैं अपने दिमाग में, और देखते चलते हैं, है ना, चित्र देखते चलते हैं कि ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा हम्म। देखा, वगैरह वगैरह। तो एक तो वो करती है मेरे लिए ये कन्फेशंस, और दूसरा जो इसमें मुझे बड़ा ही हिम्मत का काम लगता है, क्योंकि खुद आजकल कहानियां लिखने में जो भी प्रयोग मैं कर रहा हूँ, या जो कहानियां मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, उनमें मुझे ये हिम्मत विरला दिखती है कि कोई अ, इस बात से डर ही नहीं रहा है कि वो अपनी, हो सकता है कि ये लेखक की अपनी अपनी अपने अंधेरे ना हो, या उनके अपने जो जिसको कहते हैं ना कि डेविल्स या गोस्ट्स ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो उनके अपने आप से जुड़ता है, लेकिन वो अपने आप को नंगा कर दे रहा है आपके सामने। हाँ, और कहीं ना कहीं कहानी की भी जरूरत उसमें थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वर्मा, कौन थी वो, क्या नाम था उनका, निर्मल, क्या कहकर, नहीं अच्छा, नहीं वर्मा नहीं, मैडम। वर्मा मैडम, हाँ उनको वर्मा मैडम कहकर पुकारते थे। तो वर्मा मैडम से जो उनका एक संवाद चल रहा है, लगातार एक द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को और बेहतर तरीके से उभारने के लिए भी ये जरूरी था कि रोहित के कुछ ऐसे पहलू भी हमारे सामने नजर आते। हाँ, और बड़ा नहीं तो कमाल है कहीं ना, वो हाँ, नहीं तो वो कहीं ना कहीं वर्मा मैडम रोहित पर हावी होती नजर आती हैं और विदाउट एनी रीजन वो कारण हमारे सामने शायद नहीं आते। तो हाँ, सही उस बात। उसको उभारने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग मुझे दिखा वहाँ हाँ, चाहे कहीं पे भी उन्होंने इसको इस तरह से लिखा नहीं कि इसकी बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी हो गई या वो ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बस वो इंसिडेंट हमें दिखा दिया, पे। हाँ, और वो फिर हम नॉर्मलाइज पूछते हैं। करके उसके कैरेक्टर में नॉर्मलाइज करके वो सामने आया हमारे सामने। हाँ हाँ हाँ। और ये बड़ी बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, जिनसे भी ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी कभी अकस्मात ही हो जाती हैं, और आपको लोगों के बचपन की वो चीजें पता चलती हैं जो वो आमतौर पे शायद ना बताएं। तो मैं देखता हूँ कि लगभग सबके बचपन में ही ना ऐसे कुछ ना कुछ छुपे हुए हादसे या वाकये होते हैं, और बहुत बार तो दुखद होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत ही इनोसेंट और बच्चों की जिज्ञासा से निकलते हुए भी वो वाकये होते हैं, और उनके बारे में बात मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने रस्किन बॉन्ड को करते हुए सुना है, या फिर एक आध निर्मल वर्मा, वही कि उनकी कहानियों में भी बच्चे बहुत हैं, और मानव कौल की कहानियों में भी बच्चे बहुत हैं। हाँ, और मैंने बल्कि जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे लगा, मैंने महसूस भी किया कि हम शायद अपने बचपन को, जैसे इन्होंने, मानव ने एक दो जगह ऐसा लिखा हुआ है, जब ये कहानी उपन्यास में तब्दील होने वाली थी उस दौरान तुम्हें याद होगा कि बहुत जगह पर ऐसा लिखा गया है कि ये दरवाजे बंद थे, ये काली कोठरियां थी जिनकी हम्म। सिर्फ मैं चौखट पड़ जाता था, और अब मुझे ये कहानी मजबूर कर रही है कि मैं इन अंधेरी कोठरियों में जाऊं, प्रवेश करूं, और उसमें जो बाहर है उसको, उसमें जो अंदर है वो सब बाहर निकाल कर लाऊं। जो पहले मैं सिर्फ बाहर के छलों से मैं लड़ता था, लेकिन जो भीतर है उसे निकालना, मतलब अब इस कहानी के पात्रों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे
वो सब बाहर निकाल कर लाना पड़ेगा। तो इससे मुझे ये भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम अपने अतीत की घटनाओं को मतलब सिर्फ स्मृतियों में याद रखते हैं, एज मेमोरीज ही याद रख रहे हैं। लेकिन उनमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम सोचें, उनको बैठे एनालाइज करें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब बहुत अलग रूप लेकर हमारे सामने आएंगी। और ऐसा मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। 2-3 घटनाएं तो मुझे याद पड़ती हैं अपने बचपन की भी, कि हुँ। जब वो कब कहानियां बन गई, वो कब कहानियों का रूप ले लिया, या वो कब एज स्टोरीज शुरू हो गई मेरे ड्राफ्ट्स में, मुझे खुद भी नहीं पता चला। अब मुझे ज़रूर समझ में आता है कि वो प्रभाव आखिर क्या था। हाँ ना, और मैं तो बहुत मानता हूँ इस बात को, ख़ासकर मैंने भी जब भी कभी बैठ के सोचा है या एनालाइज़ किया है इस बात को, तो मैंने देखा है, पाया है कि मेरे जीवन का मतलब अपनी ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि मनोविज्ञान या ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है किसी और के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अपने लिए मेरे जीवन का जो शुरुआती 5 साल है, वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे जीवन पूरे जीवन पे उसका असर है, अब भी जो मैं जी रहा हूँ। चाहे वो अब के जीवन से बहुत अलग है, लेकिन मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे किससे मिलता हूँ, क्या पसंद आता है मुझे अचानक से और क्या पसंद आने में मुझे समय लग जाता है वगैरह, वो मेरे 5-6 साल की उम्र तक के जीवन का ही प्रोडक्ट है। और फिर उसके बाद के जो 4-5 साल हैं, 10 साल तक की उम्र में, वहाँ तक तो फैसला ही हो गया था कि कैसा मैं होने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जब हम सोशल बिहेवियर की बात करते हैं अपने, तो हम कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं। लेकिन हम साथ में हमें ये भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे भीतर जो डर है या जो विश्वास है, ये सब भी तो हमें हमें अपने बचपन में ही प्राप्त हुए हैं। अगर आप किसी बच्चे में बचपन से किसी चीज़ का डर डाल देंगे, तो वो बड़ा होते-होते, बूढ़ा होते-होते भी उस डर डर के साथ ही जीता है। तो हुँ, वाक़ई वो सब जो नींव है, वो जो बीज है, वो तो बचपन में डल ही जाता है। ये बिल्कुल सही सही बात बात है। और जहाँ तुमने अब इम्पैक्ट की बात करी, दूसरे लेखकों के इम्पैक्ट की बात करी, तो मैं तुमसे एक सवाल यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि तुम्हें इस उपन्यास में क्या कहीं-कहीं विनोद कुमार शुक्ल नज़र आए? है। यार, एक तो इसके ना बड़े सारे पहलू हैं, और हाँ। जो सबसे बड़ा पहलू है वो तो यही है कि इससे पहले हम दोनों ने साथ में जो किताब पढ़ी वो विनोद कुमार शुक्ल की थी, हाँ, राइट। है ना? और क्योंकि कोई छुपी हुई बात नहीं है, मानव कौल कई इंटरव्यूज में खुद कह चुके हैं कि विनोद कुमार शुक्ल से उनको बहुत प्यार है वगैरह, और जैसा कि हमें भी हो गया पढ़ के उन्हें, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और तो अगर वो इस किताब में विनोद कुमार शुक्ल जब मुझे नज़र आए, तो वो मेरे लिए एक प्लेज़ेंट घटना थी। वो मैं हाँ, क्रिंज कभी महसूस नहीं किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे और मैं भी नहीं छुप पाऊंगा इस बात से कि अगर कल को मैं लिखता हूँ और आप कहते हो कि सहज तूने तो विनोद कुमार शुक्ल को उतार लिया है यहाँ पे, तो मैं नहीं छुप पाऊंगा उस बात से, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है और बहुत अ, वो आएगा ही। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत एक ऑब्वियस है, एक हाँ जी। उसमें मतलब बड़ी एक सुखद फॉर्म में वो आए मेरे सामने, जैसे कि अ, ये एक तो ये टाइटल्स तो में। फॉर्मेट है, हाँ, इसको तो फॉर्मेट भी कहा जा सकता है। ये सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल की बात नहीं है, हम शायद अनजान हो इस चीज से। हमने शायद सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में ये पढ़ा हो कि उनके जो टाइटल्स होते हैं वो वाक्य होते हैं उसी चैप्टर के। अ, कोई शीर्षक एक एक या दो वर्ड का शीर्षक नहीं होता। अ, तो ये तो एक फॉर्मेट की तरह भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे एक इस उपन्यास में एक वाक्य मिला, भीतर दोपहर का वक्त था या है, ऐसा कुछ था। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे एकदम दीवार में एक खिड़की रहती थी का एक वाक्य याद आया, आज की सुबह थी, हाँ। है ना? और एक एक ऐसा और था कि रात का अंधेरा शाम के बचे कुचे उजाले को खा गया खा था। गया था, हाँ, ये भी बिल्कुल था। और एक वो चीज होती है जो एक पूरे सेंटेंस को एज अ नाउन और एज अ वर्ब आप पुट कर देते हैं, हाँ, जैसे हाँ, हाँ, एक दिन भूखे रह जाएंगे की कल्पना में, जबकि इसको हाँ। व्याकरण में हम कहेंगे एक दिन भूखे रह जाने की कल्पना में। या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। मास्क ना भूल जाऊं इसके डर से फोन भूल गया, लेकिन लिखा हुआ है मास्क ना भूल जाऊं के डर में फोन भूल गया था। तो ऐसे प्रयोग हमने फिर दीवार में एक खिड़की रहती थी में का। ये इनकी पुरानी कविताओं में भी है, बल्कि मैं विनोद कुमार शुक्ल से मिलने से पहले मानव कौल से ही मिला था। अच्छा। और ये इनकी कविताओं में मैंने बहुत इस चीज़ को पाया था। मैं इल्हाम एक नाटक है, जो मेरा बड़ा पसंदीदा नाटक भी है इनका। हाँ, हाँ,
उसमें कविताएं हैं, उसमें भी ऐसे ही बीच बीच में कविताएं आ जाती हैं। तो उसमें ऐसी काफी सारी कविताएं हैं जिसमें ये वाला पर्टिकुलर सिंटैक्स कई जगह पे इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल हुआ है। हाँ, पर ये मतलब ये नोटिस हो गया है ये और ये शायद ज्यादा इसीलिए नोटिस हुआ क्योंकि हमने उससे पहले ही पढ़ा था और उस किताब को हम बहुत मिस भी कर रहे थे कि वो किताब खत्म क्यों हुई, और उस किताब पर हमने काश हमने उस पे पहले बात कर ली उस पे होती, पहले पर बात वो भी कर हम ली थी। करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, देखो वैसे तो बहुत सारी बातें रह ही जाएंगी चाहे हम इसे कितना भी, पर जो अभी याद आ रहा है एकदम से, जो जो छूट रहा है, जैसे कि यही कि अ, आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे कोटेबल हिस्सा टाइटल के रूप में शुरू में ही मिल जाता था, लेकिन फिर भी जब वो उस चैप्टर में वो हिस्सा आता था तो मैं उसे अलग से अंडरलाइन करता था काफी बार, क्योंकि वो उसमें और ज्यादा सुंदर उभर के आता था। जैसे कि ये है, अब मेरे सामने है कि किसी कविता का बनना और प्रेम का होना असल में बहुत अंधेरे में किसी विशाल तूफान के विरुद्ध अपना नृत्य पेश करती हुई एक आग की लौ है। हाँ हाँ वाकई, और ये इसका कारण ये भी है ना कि जब आप उसे चैप्टर में पढ़ते हैं तो आपको उसका पूरा कंटेक्स्ट पता चल जाता है। आप उसको फ्लो हम्म। में पढ़ते हैं और उसके आसपास भी बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो उसको और ज्यादा क्लियर करते हुए चलते हैं। तो नहीं वाकई ये बात तो है, और ये तो उपन्यास ही इतना सारा इतना कोटेबल है, बहुत ज्यादा इसमें दर्शन भी आपको मिल रहा है इसमें। बहुत बहुत अच्छा उस तरह का रहा। जहाँ फेवरेट किरदार की बात आई थी वहां पे मुझे अब याद आ रहा है कि छिपकली भी बड़ी जरूरी पात्र हैं इस उपन्यास में, और जहां जहाँ छिपकली आती थी वहां मैं बड़ी जोर से हंस पड़ता था। वो मुझे बड़ा पसंद आया वो हिस्सा, चाहे वो दुखद भी है किसी स्तर पे, और एकदम से उदास भी कर दिया उसने किसी किसी पल, लेकिन मजा आया उसे पढ़ के कहीं ना कहीं। हाँ, और जब मैंने भी वो पढ़ा था तो मुझे लगातार ये लग रहा था कि किताब के कवर पर जो हिरन है उसकी जगह पीछे छिपकली भी हो छिपकली है। सकती थी। और अच्छा, आपने अच्छा पीछे किंडल में छिपकली पढ़ी है है। ना? ओ हाँ, मैं इसके कवर के स्पर्श के सुख से वंचित रहा। यार तो हाँ, मैंने इस पे बात होनी चाहिए भाई, बहुत सुंदर कवर है। वाकई सहज वाकई इसकी किताब के पीछे इसमें हाँ छिपकली है। भाई, पीछे मानव कौल की अरे तस्वीर है, नीचे उनका तारुफ लिखा है और ऊपर छिपकली है। जैसे आगे हिरन बना है ना, वैसे ही छिपकली बनी हुई है पीछे। अच्छा, मतलब ओके ओके, ये तो अच्छी बात है हाँ हाँ, यार। अरे बड़ा मजा। अच्छा, आखिरी मेरी तरफ से आखिरी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर इस पे फिल्म बननी हो या बन जाए तो आप क्या उसे देखेंगे, या आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वगैरह? मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा अगर इस पर फिल्म बन जाती है तो, क्योंकि इसमें ये बड़ी चैलेंजिंग होगी डायरेक्टर के लिए, मुझे ऐसा हाँ लगता है। यार, और ये सवाल इसलिए भी है भैया क्योंकि हाल ही में मैंने फिर वो पढ़ी थी धर्मवीर भारती की सूरज का सातवां घोड़ा, है ना? और सूरज का हाँ हाँ सातवां घोड़ा की मैंने हर जगह यही बात सुन रखी थी कि उसकी जो फिल्म है वो भी उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी जितना अच्छा उपन्यास है। और पर पता नहीं, श्याम बेनेगल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं उसमें। रजित कपूर मुझे खास पसंद है, लेकिन मुझे उस फिल्म में वो मजा फिर भी नहीं आया जो पढ़ के आया था। और मैं थोड़ा सा फिर ये भी हो जाता है ना कि आपके लिए फिर जो जो पात्र आपने जिस तरह से सोचे थे, तसव्वुर किए थे, वो वैसे नहीं रह जाते, वो फिल्म वाले भी उस पे फिर उसमें दखल करते हैं। हाँ, इसमें और एक एक दो चीजें और हैं कि एक तो ये कि अ, जब भी कोई फिल्म बनेगी तो वो जब प्रोडक्ट वो बाहर निकल कर आ जाएगा, आपकी अपेक्षाएं चाहे कैसे भी हों। अब मैंने कहा कि हाँ डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा और कोई अच्छा डायरेक्टर होगा बना देगा तो हमें बहुत पसंद आ सकती है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन के सामने आएगा आप तभी कह सकते हो कि आपको पसंद आई या नहीं आई। दूसरी बात, ये किताबों और फिल्मों का ये जो चल द्वंद्व है ये तो चलता रहेगा, क्योंकि बहुत जमीन और आसमान का अंतर मुझे तो लगता है। किताब में हम ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे 10 घंटे उस किताब के साथ बिताते हैं, उस कैरेक्टर की सारी छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे शब्द, छोटे से छोटे भाव को हम अपने अंदर महसूस करते हुए चलते हैं। फिल्म का इम्पैक्ट वो भी फिर 2 से ढाई घंटे का रहता है हम्म। और उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। इतने डिटेलिंग से आप नहीं फिल्म में बता सकते। जैसे कि मैं बताऊं छोटी सी चीज, जो रोहित और उसके पिता का जो संवाद है,
वो संवाद जिस जिस तरीके से लगातार इंटरवल्स पे आया है, आप ये भी कह सकते हो कि उन संवाद की जरूरत नहीं थी। कहानी तो शायद उन तीन पात्रों की थी, उसमें वो उसके आने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब आप रोहित के कैरेक्टर को संपूर्ण तरीके से देखना चाहते हो, तो उसका एक अहम रोल था उसके पिता का, सलीम का सलीम भी, का। हाँ। सलीम से उसकी बातचीत का, सलीम काइंड ऑफ किस तरह से रोहित को रिप्लेस कर रहे हैं उसके पिता की जिंदगी में, इस बात का। और अ, कहीं ना कहीं पिता और रोहित साथ नहीं है, लेकिन रोहित फिर इधर जो एक अकेला फील कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, और अपने आसपास इंसान ना होकर उसके कहानी के पात्र उसके आसपास दौड़ते रहते हैं। मैं आगे स्पॉइलर नहीं दूंगा, हम्म। लेकिन जो कहानी के पात्र उसके आसपास दौड़ते रहते हैं, ये सब चीजें स्क्रीन पर इतने तरीके से लिंक्ड हो पाए, ये मतलब मुझे नहीं पता कि हमें हमारी अपेक्षा जो है ये पूरी तरीके से कोई फुलफिल कर सकता है कि नहीं। हाँ, लेकिन इसी सिलसिले में, फिल्म वाली बात के सिलसिले में, मैं ये जरूर कह दूं कि एक फिल्म मुझे अचानक याद आ गया, द वाइट टाइगर, जो हाल ही में आई है। कम से कम हम्म। मेरी अपेक्षाओं को तो उसने पूरा किया, क्योंकि मैंने किताब भी 2 बार पढ़ रखी थी, लेकिन कुछ समय पहले, और मुझे याद थी काफी अच्छे से वो किताब, लेकिन फिर भी मुझे फिल्म ने सरप्राइज भी किया, और वो ही सेम या उससे कुछ हटके अलग एहसास भी उस फिल्म ने मुझे दिए। तो वो एक फिल्म। लेकिन फिर हो सकता है एक ये भी चीज है सहज यहाँ पर कि एक किताब बहुत अच्छी है और उस पर बनी एक फिल्म भी बहुत अच्छी है। दोनों अपने आप में अच्छी आर्ट हो सकती हैं, लेकिन पाठक जब किसी किताब को पढ़ रहा है, जैसे तुम्हें व्हाइट टाइगर किताब अच्छी लगी और फिल्म भी अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ते हुए जो महसूस किया, वो उन्होंने फिल्म देखते हुए महसूस नहीं किया। मतलब मैं तुमसे भी ये या सवाल वाइस पूछना वर्सा। चाहूंगा कि हाँ, मैं तुमसे भी सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या तुमने जो महसूस किया वो कहीं ना कहीं उसके स्तर मिलते थे क्या, या फिर तुम ये कह रहे हो कि नहीं, ये किताब भी अपनी इंडिविजुअल अच्छी है और इंडिविजुअलिटी में ये एक हाँ, फिल्म भी मैं अच्छी तो, है। अच्छा, मेरा एक ना मानना रहा है बहुत सारी चीजों को लेके, वो टूटता भी जा रहा है, लेकिन पहले मैं कम से कम ये इसी तरह से सोचता था कि कोई कविता कविता इसलिए है क्योंकि वो कुछ और नहीं हो सकती थी, वो कहानी नहीं हो सकती थी, वो उपन्यास नहीं हो सकती थी। इसी तरह से कोई उपन्यास उपन्यास इसलिए है क्योंकि वो कहानी में या फिल्म में या एपिसोड्स में, सीरीज में सिमट नहीं सकता था। सिमट नहीं। लेकिन कुछ हद तक वो बात से मैं अब शायद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ उस बारे में, या क्या कहें। इस पर्टिकुलर बात में मेरा कहना यही था कि दोनों अपने आप में अच्छे आर्ट के तौर पे निकल के आए। वो सूरज का 7वां घोड़ा के बारे में भी है। जो लोग किताब नहीं पढ़ेंगे उनके लिए फिल्म भी बहुत अच्छी है, क्योंकि फिल्म में वो सारे अंश तो फिर भी हैं ही ना, वो सारी बातें तो फिर भी हैं ही। लेकिन क्योंकि हम दोनों चीजें देख लेते हैं, और क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ में ही देख ली, मतलब पढ़ ली और साथ ही फिल्म देख ली, तो आप इनएविटेबली कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन फिर अम, शायद नहीं होना चाहिए इन दोनों, जैसे हैरी पॉटर में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हर किसी में होगा, हर किसी में होगा, और ज्यादातर जो किताबें हैं वो फिल्मों पर ज्यादातर भारी पड़ जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो शायद इसीलिए है क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट एक किताब से ज्यादा बन जाता है, हम ज्यादा समय किताब के साथ बिताते हैं, हम्म। और ज्यादा उसके पात्र की जो डिटेलिंग है उससे उससे ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर समझ पाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहां पे सिर्फ स्क्रीन पे सिर्फ कहानी नहीं है, उसका पात्र भी है, एक्टर्स भी हैं, वो एक्टर्स किस तरह से उस पात्र के साथ जस्टिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो उस पर भी निर्भर करता है। जी। खैर। तो ठीक है, हाँ, हाँ, कोई बात अगर इस उपन्यास के बारे में रह गई हो तो वो आप कर दें, फिर हम इसको खत्म करते हैं आज। आई थिंक हमने काफी बात कर लिया, और इससे ज्यादा बात करनी शायद अब हम फिर बिल्कुल मेन कहानी पर पहुंच जाएंगे, और मुझे नहीं लगता हमें बिल्कुल मेन कहानी पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जो हाँ, जो अभी भी अ, पढ़ने वाले हैं, ये जिनका मन किया है इसे सुन के उसे पढ़ने का, उनके लिए उसे खराब ना किया हाँ, जाए। उनके लिए खराब ना किया जाए। मैं तुमसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि मानव कौल ने रोहित के हवाले से लिखा कि रोहित की दो कविता संग्रह हैं, त्रासदी और कोरे दिन, उसके जो दो कविता संग्रह के नाम थे, क्या तुमने गूगल किया था इसको? नहीं। तुम्हें मैंने गूगल नहीं मैंने इसको गूगल किया किया। था, सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये दो नाम क्यों रखे गए। तो अगर मानव से मुझे कभी पूछना होगा तो मैं ये भी जरूर पूछूंगा कि इन दो नामों के पीछे
कि क्या कोई कहानी है नहीं। मतलब ये देखो, इसी चीज से पता चलता है कि किताब जो है वो आपके सामने बहुत सारे सवाल भी खड़े कर देती है और वो उनको ऐसे ही छोड़ देती है। फिल्म में शायद मुझे नहीं पता कि त्रासदी और कोरे दिन पे मेरा कभी ध्यान जाता अगर वहां पर मेंशन हाँ भी हाँ होता तो। हाँ, बिल्कुल। वो मेंशन करते भी कि तुम्हारी जो 2 कविता संग्रह थे, त्रासदी और कोरे दिन, उनका क्या हुआ, है ना? हो सकता है स्क्रीन प्ले में वो मेंशन ही नहीं होता, पर यहाँ पर वो मेंशन हुआ और मेरा दिमाग उसमें गया कि त्रासदी और कोरे दिन ही नाम क्यों रखे गए। खैर चलिए, मुझे लगता है हम इस बातचीत को हमें विराम पर रखना चाहिए। हाँ हाँ, और क्योंकि आपने 2-3 बार कह दिया कि मानव कौल से ये पूछने का या वो पूछने का मौका मिलता है, इसलिए मैं यहीं से कायनात में इस बात को छोड़ देता हूँ कि मानव कौल अगर इसे कहीं सुन रहे हो तो हमें प्लीज हमसे बात करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम उनसे और ज्यादा शायद तफसील से इस बारे में बात कर पाएंगे। तो इसी बात के साथ हाँ, और साथ में मानव को बधाई भी जरूर देना चाहेंगे कि उपन्यास वाकई हाँ बहुत अच्छा है, हाँ, कल एक पसंदीदा उपन्यासों में से बन गया है। बन गया है। और यहाँ पर एक आयरनी है सहज, मानव ने इसी उपन्यास में एक जगह लिखा था, आई थिंक मुझे ये ढूंढ लेना चाहिए। हाँ हाँ, तो आयरनी ये थी कि मानव ने इसी उपन्यास में एक जगह लिखा है कि जो किताबें मुझे बहुत पसंद हैं उनका जिक्र मैं कम ही लोगों से करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे और मेरी पसंदीदा किताब के बीच एक बहुत ही निजी संबंध बन गया है। उसके बारे में बात करके मैं उस किताब का इस्तेमाल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर रहा हूँ। यह मेरी मूर्खता है, पर यह मेरे भीतर कहीं बह रही होती है। सो मैं अपने पसंदीदा किताबों के नाम के आगे के सारे संवाद स्थगित रखता हूँ। तो सहज, हमारी तो ये किताब पसंदीदा हो गई है, लेकिन हमने इसके आगे के संवाद स्थगित नहीं किए। हमने वो संवाद कर लिया है। हाँ, ये जो बात है और ऐसी कई और बातें जिनका हमने पीछे भी बात कर ली, इन्होंने अपनी बदसूरती से ना जैसे जैसे आईना दिखा दिया हो बार बार। और वो आईना हमें तभी दिखा पाए क्योंकि लेखक खुद आईना देख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, और वो बदसूरती भी है, वो विडंबना भी है, उसी में खूबसूरती भी है। अगर एक लेखक से आप पूछेंगे कि उसकी चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियां हमेशा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि चुनौतियां बदसूरती हैं। ये चुनौतियां हैं, और ये एक उस प्रोसेस से गुजरने का एक रास्ता है मेरे हिसाब से। हम्म। तो ठीक है तो अपना। अब हमने काफी, अब हम इससे आगे बोलेंगे तो बड़बड़ाते जाएंगे जितना मर्जी। लेकिन यहाँ इसे खत्म करते हुए सब बिल्कुल। सब सुनने वालों से कह दूं कि ये था अक्कड़ बक्कड़ का पहला एपिसोड। आपको कुछ भी इस बार इसमें कमी पेशी लगी हो या इसमें कुछ अच्छा लगा हो, इसके बारे में कोई भी बात करना चाहते हो, या अगर आपने भी उपन्यास पढ़ा और उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें मेल कीजिए। भैया मेल आईडी बता दो। ईमेल आईडी है poshampa@gmail.com। और आप ऐसे ही और रोचक कहानियां, कविताएं, किस्से, समीक्षाएं पढ़ने के लिए जा सकते हैं poshamba.org पर।